की बात हो रही होगी, अगर बात हावर्ड गार्डनर की हो रही है तो। ठीक है, चलिए समझते हैं फटाफट से। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, हावर्ड गार्डनर, यानी हावर्ड गार्डनर कौन है भाई? मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1983 में, पहली बार पब्लिश हुई थी, जिस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, है ना, जिसमें इन्होंने बहुबुद्धि की बात की थी, यानी बुद्धि के कई सारे प्रकार हैं, ऐसा हावर्ड गार्डनर मानते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है? मुझे लग रहा है आज कुछ लोग तो टाइम से ही अवगत नहीं है कि जो है 9:15 कैसे शुरू हो गया। कोई बात नहीं, 9:30 ले आए क्या वापस? चलो देखते हैं, अभी 2-4 दिन 9 o'clock रख के, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो 9:30 वापस से कर देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। अगर हम बात करें हावर्ड गार्डनर की, तो ऑप्शन ए है, प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस एज अ सिंगुलर ट्रेट, यानी इन्होंने कहा है कि बुद्धि क्या है, एक गुण को बुद्धि कहेंगे, एक सिंगुलर यूनिट है, एक यूनिट को बुद्धि कहेंगे, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। ये किसने कहा है? बिने ने कहा है, जो कहते हैं कि बुद्धि क्या है, यूनिटरी इंटेलिजेंस है, यानी एक तत्व को ही बुद्धि कहेंगे, सिंगल एंटिटी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर आता है बी ऑप्शन, डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू 2 फैक्टर्स, जनरल एंड स्पेसिफिक, यानी कि बुद्धि को इन्होंने क्या किया, 2 तत्वों में विभाजित कर दिया। क्या किया? 2 तत्वों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि बुद्धि को सामान्य और विशिष्ट श्रेणी में बांट दिया। ये किसने किया? बिने ने नहीं किया, ये स्पीयरमैन ने किया है। 2 तत्व बुद्धि या द्वितत्व सिद्धांत बोलते हैं बुद्धि का, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने ये बात नहीं कही, हालांकि 73% लोग आंसर सही दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स ऑन 3 डायमेंशंस। ये सीपीओ का मैंने आपको बताया हुआ है कि कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस किसने दिया है? एसओआई मॉडल है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, जेपी गिलफर्ड ने दिया है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि बात किसकी हो रही है? गार्डनर की हो रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन है, आर्ग्यूड दैट सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि गार्डनर ये कहते हैं कि बुद्धि के कई प्रकार एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ये तर्क हावर्ड गार्डनर ने दिया है। आप म्यूजिक में आपकी रुचि हो सकती है तो आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाएगी, भाषा में आप बहुत अच्छे हैं तो भाषाई बुद्धि आपके अंदर होगी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, आप खुद को समझने में बहुत अच्छे हैं तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी, है ना, लोगों को समझने में अच्छे हैं तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। तो ये कहानी है जो गार्डनर ने कुछ 8 प्रकार दिए हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में। अभी तक हम 8 ही फॉलो करते हैं, वैसे तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस एक चीज है जिसको 9th को इंक्लूड किया गया है, उसके बाद भी और प्रकार की जो इंटेलिजेंस है उनको इंक्लूड किया गया है। पोल चेंज कर दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, पढ़ेंगे क्वेश्चन पहले। डैश इज रिफ्लेक्टेड इन द परसेप्शन दैट गर्ल्स विल डू वेल इन लैंग्वेजेस बट विल परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी लड़कियां भाषा में तो अच्छा प्रदर्शन करेंगी, यानी बोलने में तो अच्छी होंगी या भाषा को सीखने में तो अच्छी होंगी, परंतु गणित व विज्ञान में खराब प्रदर्शन करेंगी। ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो परसेप्शन है, ये क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताइए क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। देखिएगा एक बार, डी ऑप्शन 91% लोग कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है कि क्या है? स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। क्या है? लैंगिक रूढ़िबद्धता बोलते हैं इसको। बेसिकली ये बात स्टीरियोटाइप बन गई कि एक रूढ़िबद्धता है समाज में, एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि लड़कियां जो है वो भाषा में अच्छी होंगी, लड़के जो है वो गणित में अच्छे होंगे, लड़कियां गणित में कमजोर ही होंगी जनरली, और लड़के जो है वो मैथ्स में अच्छे होंगे, हो सकता है ड्राइंग में खराब हो सकता है लैंग्वेज में खराब हो। तो ये क्या है? रूढ़िबद्धता है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये कोई बायोलॉजिकली ऐसा कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है कि ऐसा ही होता है ना। अगर ऐसा ही होता तो हमारे पास शकुंतला देवी का एग्जांपल नहीं होता, अगर ऐसा ही होता तो कर्णम मल्लेश्वरी का एग्जांपल नहीं होता, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग को चुना एक करियर के रूप में। तो ये एक बेसिक बात है, इनको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं क्योंकि समाज में ये चीजें चली आ रही हैं, तो ये कुरीतियां एक तरह की। ठीक है, इक्विटी, इक्वालिटी, आइडेंटिटी जैसा इनमें कुछ भी है नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, देखते हैं, पढ़ेंगे। बड़ा सा क्वेश्चन है। इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कास्ट
इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी कक्षा है, विविध भाषा व जाति समूह के बच्चे वहां हैं, यानी एक क्लासरूम है जहां पे अलग अलग जाति और अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे सम्मिलित हैं, यानी क्लासरूम है तो भाई डाइवर्स होगी, विभिन्न प्रकार के बच्चे पाए जा सकते हैं। इस केस में, इस क्लास में महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए एज अ टीचर? फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंड दैट डिफरेंसेस आर डेफिसिट्स इन चिल्ड्रन एंड दीज नीड टू बी इमीडिएटली करेक्टेड, यानी यह समझना कि भिन्नताएं बच्चों में कमियां हैं। भाई अलग होना कमी कब से होने लग गई है ना? वो तो हम कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा रंग ये है तो तुम खराब हो गए, है ना, मेरा रंग ये है तो मैं बहुत अच्छा हूं या अच्छी हूं। तो ये अलग होना कमी है, ऐसा अगर हम बच्चों में भरेंगे तो वो गड़बड़ है। ठीक है, कि कोई किसी और जाति से है, कोई किसी और जाति से है, तो ये अलग होना कमी ना होकर के इसको एम्ब्रेस करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करेंगे। फिर आता है बी ऑप्शन, अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ पोटेंशियल टू लर्न एंड डिजाइन एक्टिविटीज टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस। ये बात हमें बच्चे की भलाई की नजर आ रही है कि बच्चे के पक्ष में है कि यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, यानी कोई भी बच्चा किसी भी जाति समूह रंग से आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता निहित है। दूसरा, ऐसी गतिविधियों की योजना आप बनाएं, ऐसी लेसन प्लानिंग करें, ऐसी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करें जिसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के सीख पाए। तो ये बी ऑप्शन हमें बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से एक्टिव है और हर तरह के बच्चे को यहाँ इंक्लूड किया गया है, बच्चे की भलाई की बात हो रही है। सी ऑप्शन है एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू अडॉप्ट द सेम लर्निंग स्टाइल सो दैट एवरीवन इज एट द सेम पेस। देखो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि हम हर बच्चे से सेम एक्सपेक्टेशन रखें कि भाई ये बच्चा तो मैथ्स में अच्छा है, तुम क्यों नहीं हो अच्छे। तो ये शर्मा जी के बेटे या बेटी से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कि सेम लर्निंग स्टाइल, भाई अगर किसी बच्चे को बोल के समझ आ गया तो दूसरे को जरूरी नहीं ना कि बोल के समझ आ जाएगा, उसको हो सकता है पिक्चर देख के समझ आए, तीसरे को हो सकता है सुन करके समझ आए, चौथे को हो सकता है कोई एक्टिविटी करके समझ में आए। तो सेम लर्निंग स्टाइल एक्सपेक्ट करना हर बच्चे से, ये भी गुनाह है एक तरह का। डी ऑप्शन है एनकरेज कंपटीशन अमंग दी चिल्ड्रन टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। देखो अर्थपूर्ण अधिगम होगा जब आप बच्चे के जीवन से जोड़ेंगे किसी चीज को। कंपटीशन एनकरेज करने का मतलब है तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है, जबकि आप कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन आप सहयोग को देंगे और कंपटीशन खुद से करना है, बाकियों से नहीं। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो कि 77% लोग ही दे पा रहे हैं। इतना आसान क्वेश्चन था ये, बाकी के 23% क्यों नहीं दे पा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं एक बार। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का आकलन। असेसमेंट क्या है? मूल्यांकन का एक हिस्सा है, यानी कि इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। तो असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन शुड बी अंडरटेकन ओनली टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवैल्यूएटिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, यानी कि जो आकलन है उसको इसलिए लिया जाना चाहिए कि बच्चों को इवैल्यूएट करने का एक एविडेंस मिल सके, सबूत प्रदान कर सकें कि हमने ये कर लिया और इतने नंबर आए। ये तो उद्देश्य नहीं होगा, फीडबैक उद्देश्य होगा, लर्निंग उद्देश्य होगा। तो ये भी बात सही हमें नहीं जच रही। फिर आता है आपका बी ऑप्शन, शुड सर्व द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग चिल्ड्रन एंड लेबलिंग। ना तो आपको बच्चों को कंपेयर करना है ना लेबल करना है, तो ये भी पर्पस नहीं होता किसका, आकलन का या असेसमेंट का या टेस्ट का, कि आप बच्चों को लेबल कर सके, उन पे ठप्पा लगा सके कि तुम पास हो, तुम फेल हो, तुम फर्स्ट हो, तुम लास्ट हो। ये नहीं करना हमें। फिर आता है सी ऑप्शन, शुड बी डन ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। क्यों? थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, ठीक है, पूरे साल बीच बीच में मौका मिलता रहना चाहिए। फिर आता है डी ऑप्शन, शुड बी डायनामिक, यानी परिवर्तनशील होना चाहिए, गतिक होना चाहिए, टू आइडेंटिफाई स्किल्स दैट द चाइल्ड पोजेसेस एज वेल एज देयर लर्निंग पोटेंशियल। भाई ये एक तो डायनामिक होना चाहिए, गतिक होना चाहिए, साल भर भी हो और अलग अलग तरीके से हम बच्चे का आकलन कर पाए, ताकि ये पता लगे कि हर एक बच्चे में क्या कौशल छिपे हुए हैं। दूसरा, लर्निंग पोटेंशियल क्या है, सीखने की क्षमता क्या छिपी हुई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बच्चे की सबसे ज्यादा भलाई के बारे में बात कर रहा है। 93% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी देखिएगा एक बार क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वेश्चनिंग इन क्लास इज करेक्ट, यानी कि कौन सा एक स्टेटमेंट क्लास में क्वेश्चनिंग को लेकर के सही बात करता है। मतलब क्वेश्चंस क्यों पूछें हम, या क्वेश्चंस पूछने का या जवाब देने का मौका क्यों होना चाहिए क्लासरूम में। तो सिंपल आंसर इसका क्या होगा कि क्वेश्चनिंग से क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है बच्चे की, है ना। बच्चे के दिमाग में जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वो उसका जवाब एकदम से ना बता पाए, बट वो उस पर सोच पाएगा, तो उसकी थिंकिंग स्किल अच्छी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा एक ऑप्शन सही है क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न पूछने के विषय में। पहला ऑप्शन है, प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस बाय द टीचर इज टू टेस्ट द स्टूडेंट्स। देखो प्राइमरी पर्पस ये होगा कि बच्चों को टेस्ट किया जा सके, तो टेस्ट करने के और भी तरीके हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही क्यों। और ये
मेन पर्पस नहीं होगा। पर्पस हमेशा किसी भी एक्टिविटी का पीछे छिपा हुआ होगा। ये नहीं होगा कि आपको पास फेल करना है, या फिर प्राइमरी पर्पस ये है कि क्या होगा इससे कि टेस्ट कर पाओगे आप बच्चे को। टेस्ट तो अपने आप हो जाएगा, मेन मुद्दा क्या है कि आप बच्चे को सिखा पाओ। ठीक है जी, आप बच्चे को यहां सिखा पाओ। तो सिर्फ टेस्ट करना मुद्दा नहीं है, या टेस्ट करना वो नहीं है। हाँ, उस पर बात करेंगे दीपिका, आपके नोटिफिकेशन को लेके आप लोग काफी वो लग रहे हैं इच्छुक, एनवीएस का ना, उस पर बात कर लेंगे। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, डोंट वरी। एक मिनट रुको, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। चलो, मैम इस पेड बैच में केवल सीडीपी ही पढ़ाई जाएगी? जो अभी आया है ना पेडागोजी स्पेशल, उसमें सीडीपी ही होती है, जिसमें कई सारी चीजें, फिलॉसफी का भी हिस्सा है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, पेडागोजी भी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी है ना, और मेथड्स वगैरह, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो भी है। बेसिकली पेडागोजी आपकी पूरी कंप्लीट होती है एक तरह से, जो ओवरव्यू, एक इंपॉर्टेंट चीजें जो भी। खैर, डी ऑप्शन देखिए एक बार। डी ऑप्शन कहता है, जो कि 51% लोग कह रहे हैं, चलिए बी पढ़ लेते हैं पहले, उससे पहले। ओनली टीचर्स शुड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, मतलब सिर्फ शिक्षकों को ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए। भाई बच्चों को भी पूछने चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं यदि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है तो। फिर आता है सी ऑप्शन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन शुड बी एनकरेज्ड रेदर देन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। यानी जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, अब आपको ये पता होना चाहिए यदि आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है कि एनालिसिस और सिंथेसिस वाले क्वेश्चंस ज्यादा बेहतर होते हैं बजाय कि सिर्फ नॉलेज बेस्ड। नॉलेज का मतलब वो वाला ज्ञान नहीं है जो हम ज्ञान को समझते हैं, है ना। ये नॉलेज का मतलब है कि आपको डेफिनेशन याद है, आपको वर्ड्स याद है, मीनिंग याद है, वो वाली नॉलेज की बात हो रही है। तो इनसे बेटर होगा एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, बट इन्होंने कहा है कि नॉलेज को ज्यादा फोकस करो, एनालिसिस और एप्लीकेशन को नहीं। तो ये भी गड़बड़ हो गया, सिर्फ डी ऑप्शन ही सही बचता है। टीचर शुड यूज क्वेश्चंस इन द क्लास टू क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट टू फैसिलिटेट लर्निंग। ये देखने में आपको अजीब लग सकता है कि भाई टीचर्स को क्वेश्चंस ऐसे क्यों पूछने चाहिए कि बच्चे के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद पैदा हो जाए। बट एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन इस तरह का नहीं होगा कि दिमाग में चार चीजें चलें, कंफ्यूजन क्रिएट हो, सोचने पे मजबूर हो बच्चा, उसका आंसर ढूंढे, एक्सप्लोर करे, तो कैसे बच्चा अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर करेगा? उसकी रीजनिंग, उसकी इमेजिनेशन, उसकी थिंकिंग स्किल्स, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे ठीक होंगी यदि वो अपने दिमाग पे जोर नहीं डालेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बच्चे के हाथ में बैसाखी नहीं दे सकते कि सही उत्तर आपने पहले से बता दिया। जीवन में तो ऐसा नहीं होता, हर चीज का सही उत्तर हमें नहीं पता होता। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना हमें आना चाहिए, ताकि वो उन स्किल्स का प्रयोग, वो अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स का प्रयोग, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स का प्रयोग जीवन के बाकी हिस्सों में कर सके। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। वाद विवाद की हम बात करते हैं ना, वो जरूरी है, उससे क्या होगा, मेंटल स्किल्स आपकी डेवलप होंगी। Which of the following principle underlies the philosophy of inclusive education? ये हमने अगर inclusive education कल जो पेडागोजी स्पेशल में ही ये हमने डिस्कस किया था कल के चैप्टर में, कि जो समावेशी शिक्षा है, या किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो भी देखी है लेट्स लर्न में, तो कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया होगा कि समावेशी शिक्षा के दर्शन का फिलॉसफी क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बात करती है? एजुकेशन फॉर ऑल, हर तरह के बच्चे के लिए शिक्षा, चाहे किसी बच्चे को देखने में समस्या है, चलने में समस्या है, कोई गिफ्टेड है, कोई नॉर्मल एवरेज है, हर तरह के बच्चे के लिए शिक्षा। तो ये जो फिलॉसफी है ये किस सिद्धांत पे आधारित है? तो इसमें दो चीजें होती हैं मेनली, एक तो होता है इक्वालिटी और दूसरी होती है इक्विटी। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है कई बार। इक्वालिटी क्या है कि आप बराबर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी को सीखने की, समझने की, कहीं जाने की, कहीं आने की, ये हुई इक्वालिटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी है आप नीड को समझते हुए विशेष प्रावधान कर रहे हैं, व्यक्ति की नीड को समझते हुए या बच्चे की नीड को समझते हुए। इसी आधार पे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं भारतवर्ष में। इसी आधार पे हम अगर हम बात कर रहे हैं कि मेट्रो में जो आपका लेडीज कोच है वो रिजर्व्ड है, वो इक्विटी के आधार पे रिजर्व्ड है कि भाई नीड हो सकती है, हो सकता है कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकता है कोई और समस्या हो, या हो सकता है ईव टीजिंग के मामले ज्यादा हैं, तो इसलिए क्या किया, एक डब्बा निर्धारित कर दिया गया कि आप सेफली यहां जा सकते हैं। तो ये इक्विटी का मामला है ना। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करना। एक बच्चा जो चल नहीं पाता, अब हम उसको ये तो नहीं कहेंगे तुम भी सीढ़ियों से जाओ जब बाकी बच्चे सीढ़ियों से जा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो ये इक्वालिटी हुआ, बट इक्वालिटी हर जगह काम नहीं करती। आपको इक्विटी का ध्यान रखना होता है क्योंकि यहां आप सेंसिटिव होते हैं, बच्चे की नीड के प्रति संवेदनशील होंगे। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि आप क्या जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, जो हर किसी के लिए एक छत के नीचे शिक्षा की बात करता है, वो ये समझेगा कि बच्चे की नीड के अनुसार आप शिक्षा दें। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा चल नहीं पा रहा और आप उसको कहें कि तुम भी वॉलीबॉल दौड़ लगा करके खेलो। ठीक है, रोज क्लास चल रही है भाई, रोज क्लास चल रही है शायराम, कल से मंडे से तो शुरू हो गई है
है ना, आज वेंसडे आ गया। चलिए खैर, अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेबल करना, ठप्पा लगाना कि तुम हैंडीकैप हो, तुम ये हो वो हो, इसलिए नहीं हम इंक्लूसिव एजुकेशन को यूज करते। स्टीरियोटाइप करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये सब नहीं है। इक्विटी इज द राइट प्रिंसिपल जिसके ऊपर बेस्ड है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना। Which of the following affects an individual's ability to move and maintain balance and posture? यानी कि कौन सी एक यहाँ पे कौन सा एक ऑप्शन है, कौन सी एक डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे की मूव करने की एबिलिटी, यानी कि इधर से उधर जाने की, चलने फिरने की एबिलिटी, क्षमता उसकी, और बैलेंस और पॉस्चर नहीं वो मेंटेन कर पाएगा अपनी बॉडी का, यानी वो बैलेंस भी नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी को, अपने पॉस्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, और चलना फिरना तो दूर की बात हो रही है। कौन सी डिसेबिलिटी है, फटाफट से बताओ। जीरो मूवी याद आ रही होगी अगेन, है ना, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अनुष्का शर्मा को याद करिए। याद कीजिए फटाफट से। बिल्कुल, सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या, एक तो ब्रेन भी डैमेज होगा कुछ हद तक, और आपकी जो चलने फिरने की, जो भी लोकोमोटर, जितनी भी आपकी स्किल्स हैं, जो बेसिकली जिसमें आप मूव करेंगे और बैलेंस आप बॉडी का नहीं बना पाते, पॉस्चर आपका ठीक नहीं हो पाता, मतलब चलने फिरने में भी दिक्कत होगी। तो सेरेब्रल पाल्सी इज द राइट वर्ड। डिस्लेक्सिया में ऐसा नहीं है कि आपको देख के पता लग जाए, जैसे वो जो तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी है, आपको देख करके हो सकता है पता भी ना लगे, या वहां पे भी नहीं लगा था मूवी में कि बच्चे को डिस्लेक्सिया है। ठीक, स्पीच इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है कि बोलने में दिक्कत हो ही, ठीक है, हो सकती है, होती है सेरेब्रल पाल्सी में कई बार। ऑटिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंट है, यहाँ पे आप रेपिटेटिव बिहेवियर करेंगे, चेंज अगर सराउंडिंग में होता है तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, इस तरह की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं। ठीक है जी। मैम व्लॉग कब आएगा? व्लॉग आएगा कल, मोटिवेशन फॉर इंडिया। ब्लॉग एकदम तैयार है, बस फुर्सत नहीं मिल रही है डालने की, कई सारे व्लॉग्स तैयार हैं इवन। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। इतनी बात क्लियर है, हमें कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं हो रही है। चलिए, तो बी ऑप्शन सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इन ऑर्डर टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी किसी कोई एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है किसी बच्चे को, और ऐसे बच्चे को आपको इंक्लूड करना है क्लासरूम में, तो क्या अवॉइड करेंगे? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, है ना। आपको आंसर पता होगा बट आप गड़बड़ कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है कि किसी विशिष्ट अधिगम क्षमता अक्षमता वाले बच्चे को इंक्लूड करने के लिए क्लास में क्या आप अवॉइड करेंगे, मतलब क्या नहीं करना है यदि आप चाहते हैं कि किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है और उसको इंक्लूड किया जाए, है ना। फटाफट से बताइएगा। मैंगो शेक पियो। आवाज आ रही है। कह रही हो एक सेकेंड, कोई बात नहीं, तुम भी पी लो। मैं उन लोग को कह रही थी वैसे मैंगो शेक पीने को, है ना। खैर कोई बात नहीं। और 9:30 का ना, सबको पता है टाइम का। खैर कोई नहीं। एनवीएस पे करेंगे बात करेंगे। सही है, अभी किसी को नहीं पता। मुस्कान, चलिए 73% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। चलिए समझते हैं इसमें। सिंपल बात है कि आप रिजिड टाइमलाइंस या रिजिड किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते। यदि आपको किसी भी डिसेबिलिटी या किसी हर तरह के बच्चे को अगर इंक्लूड करना है तो सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, बच्चे की नीड के अनुसार चेंज होने की क्षमता उसमें होनी चाहिए सिस्टम में, ना कि वो रिजिड मतलब कठोर कि बिल्कुल चेंज ही नहीं हो सकता, है ना, उसमें चेंज की संभावना ही नहीं है, तो वो तब प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना अच्छी बात होती है। अगर हम बात करें, हाँ नेक्स्ट लगा दो। अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स ऑफ स्ट्रेटजीज, प्रॉम्प्ट यानी कहीं पे क्यूज या आपके हिंट्स वगैरह देना, वो अच्छी बात होती है। रेगुलर फीडबैक मिलना चाहिए, लेकिन रिजिड टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए, रिजिड टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इसी के साथ और समझेंगे। मुझे लग रहा है आज मैं ओवर एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यानी ईडब्ल्यूएस सेक्शन से, आर्थिक रूप से जो वंचित समूह है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उनको आरटीई कहता है कि 25% आप रिजर्वेशन दो कि उन बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सके, कम फी में, फ्री में। ठीक, अगर इस बात को हम देखें ध्यान में, तो ये मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? आरटीई क्यों कहता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स में रखें, उनको भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेने का अधिकार हो, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हो। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? ये पूछा है, सिंपल बताइएगा फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, मॉक टेस्ट कल से स्टार्ट हो जाएंगे करियर विल पे, डोंट वरी। बर्डनिंग द टीचर,
देखो ये कोई उद्देश्य नहीं होता किसी भी स्कीम का कि टीचर पे बर्डन लाना है कि ये तो फ्री की सैलरी ले रहे हैं, ऐसा ऐसे वाला उद्देश्य नहीं होता। वो टाइम बढ़ जाता है, मतलब टास्क बढ़ जाएंगे, बट ऐसा उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए स्कीम नहीं बनाई जा रही। जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो बच्चे की भलाई के लिए बनाई जा रही हैं। अब उसमें टीचर को मेहनत करनी हो, कुछ हो, ये सेकेंडरी चीजें हैं। फिर आता है बी ऑप्शन, परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, यानी कि आप शिक्षा में असमानता को कायम रखना चाहते हैं। तो ये तो खतरनाक बात है। इस अगर आप शिक्षा में असमानता को कायम रखना चाहते हैं कि गरीब बच्चा जो है उसको अच्छी एजुकेशन मिले ही ना, इसलिए थोड़ा ना रिजर्वेशन दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि गरीब भी पढ़ पाए। ठीक, तो रिड्यूसिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये बात यहाँ कुछ हद तक सही हो सकती है कि आप ये नहीं चाह रहे कि यार शिक्षा का अधिकार तो एटलीस्ट सबको होना चाहिए ना, एजुकेशन तो हो सके तो फ्री भी होनी चाहिए। ठीक, तो सामाजिक स्तरीकरण को कम करना कि भाई ये मिडिल क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास, ये अपर क्लास, ये हाई क्लास, और इनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हम इनको वंचित रखेंगे, ये कम हो जाए। वो जो स्ट्रैटिफिकेशन है, वो जो लेयर बनी हुई है, उनमें डिफरेंस को कम करना। इसलिए सेम स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में जहां की फीस ज्यादा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी मौका मिले। इसका जो उद्देश्य था वो ये था। बाकी हमारे देश में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, कई बार लाई किसी और उद्देश्य से जाती हैं, बन कुछ और जाती हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्ट्रेंथनिंग स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू सोशल क्लास, नहीं, किसी भी स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने के लिए कोई भी स्कीम नहीं लाई जाती। तो जितने भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं उनको अपना सर पकड़ के सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, मतलब आरटीई ने, आप ये कहना चाहते हैं कि आरटीई ने जो आपका ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कोटा दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो चाहते हैं कि स्टीरियोटाइप को मजबूत बना दें, कि सोशल क्लासेस जो हैं कि गरीब गरीब रह जाए, अमीर अमीर रह जाए, और सारी अलग अलग क्लासेस में डिवीजन रहे, इस चीज को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। नहीं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसको कम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? Which of the following is a correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of students with the specified characteristics? यानी कि कौन सा विकल्प जो है वो करेक्टली मैच होगा सामने वाले पेयर से। तो आपके सामने एक पेयर है गिफ्टेड का, प्रतिभाशाली बच्चे जिनका जो संज्ञानात्मक स्तर है, जो मेंटल लेवल है वो हाई होता है नॉर्मल बच्चों से। फिर है ऑटिस्टिक यानी ऑटिज्म वाला बच्चा, फिर डिसलेक्सिक बच्चा है, और हियरिंग इंपेयरमेंट लास्ट में ऑप्शन है। अब इनको आपको करेक्टली देखना है कि किस एक स्टेटमेंट या किस एक बच्चे के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। तो गिफ्टेड बच्चे के बारे में लिखा गया है कि गिव सम स्पेस टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी वो बच्चा जो प्रतिभाशाली है उसको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह देना या आजादी देना, क्योंकि उसकी मेंटल पावर्स अच्छी है तो वो खुद भी सोच पाए, खुद भी एक्सप्लोर कर पाए। बात तो ठीक लग रही है। ऑटिज्म में क्या कह रहे हैं? इंक्रीज सेंसरी ओवरलोड। भाई अगर आप सेंसरी ओवरलोड, वो वैसे ही अटेंशन से लेके और ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी वो रेपिटेटिवली करता है, उसको वैसे ही एक वो जो सुकून है वो नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं? सेंसरी लोड बढ़ा दे रहे हैं बच्चे पे, तो इससे उल्टा हो जाएगा, ये बैकफायर करेगा। डिसलेक्सिया क्या है? असेसमेंट बेस्ड ऑन लॉन्ग एसे राइटिंग। भाई जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है उसको लिखने में भी दिक्कत होगी। अगर कोई बच्चा 9 को 6 पढ़ता है तो 6 को 9 ही लिखेगा वो, क्योंकि उसने पढ़ाई वैसे है। तो आप डिसलेक्सिया वाले बच्चे को लिखने और पढ़ने का काम कम से कम देते हैं। फिर है डी ऑप्शन हियरिंग इंपेयरमेंट, और देते भी हैं तो डिफरेंट वे में देते हैं। फिर है डी ऑप्शन हियरिंग इंपेयरमेंट शो मूवीज विदाउट सबटाइटल्स। भाई जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है उसको आप मूवी दिखाओ, ऊपर से सबटाइटल भी मत दिखाओ। तो मतलब सुन तो वो ठीक से वैसे नहीं पा रहा, ऊपर से सबटाइटल से थोड़ा बहुत समझ लेता देख के, आपने वो भी हटा दिए, है ना। तो आप बच्चे को सफर कराना चाहते हो। एक ही ऑप्शन है, सफर वो वाला सफर नहीं, ट्रेवल सफर, उत्पीड़न, पीड़ा देना चाहते हो आप उसे। ठीक है, तो गिफ्टेड बच्चे को आप स्पेस दें खुद से काम करने का, ये बात आपकी सही है। चलिए ए ऑप्शन सही था। यहाँ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी हमारे 10 क्वेश्चंस और हैं, थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है असर्शन, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। आजकल नए जमाने के क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट और रीजन दिया होता है ताकि आपके 20 सेकंड और वेस्ट हो पेपर में। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है तो इन क्वेश्चंस में आप फंसेंगे भी, आपका टाइम भी खराब होगा और गलत भी करने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट है, टीचर डिस्कसेस विद हर क्लास 6th स्टूडेंट्स नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर हैविंग मीनिंगफुल क्लासरूम डिस्कशंस। यानी एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है कि भाई हम मीनिंगफुल डिस्कशन रखेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप फालतू के जोक मारने लग जाओ, तो आपको टॉपिक से भटकना नहीं है, क्योंकि डिस्कशन में ऐसा होता है ना, कई बार टॉपिक से भटक जाते हैं। तो नॉर्म्स एंड जो रूल्स हैं वो क्लियर कर रही हैं टीचर। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। ये कौन किसको फांसी लगवा रहे हैं? हल्की बातें लेते हो, इन बातों को बहुत मजाक में लेते हो। आंसर कर लो पोल में चुपचाप है।
देखो एक बार, अगर हम बात करें तो इसका रीजन क्या है, टीचर शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल इन दी क्लास एंड डिक्टेट क्लासरूम रूल्स विदाउट कंसल्टिंग दी स्टूडेंट्स। के टीचर को हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, टीचर को हिटलर बन जाना चाहिए, ये बात तो गलत है। बट ये सही है कि एक मीनिंगफुल डिस्कशन हो सके, उसके लिए कुछ नॉर्म्स और रूल्स पहले से तय हो, ताकि वो डिस्कशन डायरेक्शन लेस ना हो जाए, मीनिंगलेस ना बन जाए। तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। कि ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी असर्शन यानी स्टेटमेंट तो सही है बट उसका रीजन गलत दे दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष। वाइगॉस्की को याद कर लीजिए, जैसे ये दो वर्ड आपको साथ में दिखे, सामाजिक रचनावादी यानी समाज में घुल मिल करके सीखने वाला व्यक्ति, सामाजिक रचनावादी जो ये कहेगा कि समाज और संस्कृति से अधिगम होता है। लर्निंग इज डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, देखो लर्निंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होनी चाहिए, संदर्भ में सिखाना है, बच्चे के आसपास की जो सराउंडिंग है उससे जुड़े हुए एग्जांपल्स देने हैं। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं कि बच्चा रहता है भारत के किसी गांव में और आप एग्जांपल दे रहे हैं अमेरिका किसी हाईटेक शहर का, अब उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है, ये चिप कौन सी है, वो कार्ड कौन सा है, तो ये डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो गया। तो आप गैर प्रासंगिक नहीं प्रासंगिक उदाहरण देते हैं, तो सीखना जो है वो गैर प्रासंगिक नहीं प्रासंगिक होगा अगर आप समाज और संस्कृति के आसपास की चीजों से सिखा रहे हैं तो। फिर आता है टीचर्स आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम, यानी शिक्षक कक्षा और विद्यार्थी के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। अगेन आपको हिटलर नहीं बनना एज अ टीचर, यहाँ बच्चा भी एक्टिव होगा, वहां टीचर भी एक्टिव होगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है। फिर है सी ऑप्शन, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द टीचर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, अन्योन्य क्रिया करेंगे और टीचर्स के साथ भी अन्योन्य क्रिया करेंगे, यानी डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और अपने ज्ञान में संवर्धन करेंगे, अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। इसी को सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि समाज और कल्चर के साथ नॉलेज का कंस्ट्रक्शन। ठीक, असेसमेंट इज समेटिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड, इसमें मतलब सिंपल मार्क्स देने से हो गया। सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, पढ़िएगा एक बार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको बड़ा दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर एनईपी 2020, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी एक बात सही है, फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है मोनोलिंगुअलिज्म शुड बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल लेवल्स, यानी सभी स्तर पर एक भाषावाद का ही अभ्यास कराएं। मोनोलिंगुअलिज्म यानी एक ही भाषा चले, स्कूल में सबको एक ही भाषा का इस्तेमाल करना है। भाई हर बच्चे के घर में अगर अलग भाषा होगी तो वो कैसे कर पाएगा एक ही भाषा का इस्तेमाल। तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता पे फोकस रहता है, ना कि मोनोलिंगुअलिज्म पे। एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन रोट लर्निंग, रट्टे पे हम फोकस नहीं रखते, रटंत विद्या चलंत नहीं, ये बात हम हर सेशन में ऑलमोस्ट डिस्कस करते हैं अलग अलग शब्दों में। सी ऑप्शन है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्करेज्ड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स, भाई जो दिव्यांग बच्चा है, जो स्पेशल चाइल्ड है, उसके लिए आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। कोई सेंस है इस बात की है, मतलब आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है ताकि उसके लिए लर्निंग इजी हो जाए, चाहे वो अलग अलग तरह के एड्स हो सकते हैं, हियरिंग एड्स से लेकर के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स होंगे। डी ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स टू चूज देयर लर्निंग ट्रैजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स, यानी बच्चों को, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के तरीके के लिए लचीले तरीके या वेज प्रदान करने हैं आपको, है ना, उनको फ्लेक्सिबल वेज में सिखाने का, या ऐसे प्रोग्राम्स उनके सामने रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जिनमें हो, जिसमें वो चूज कर सके अपनी नीड और अपने संसाधन या टीचिंग जो भी आपके पास मटेरियल है, वेज अवेलेबल है, एड्स अवेलेबल हैं, आप भी फ्लेक्सिबल हो और बच्चे को भी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दे पाए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 14, अगेन आपके फेवरेट टाइप का क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कहता है कि एक है असर्शन यानी स्टेटमेंट, दूसरा है आपका रीजन, असर्शन और रीजन। ठीक है, द न्यू लर्निंग शुड बी बेस्ड अपॉन प्रीसीडिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टू व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, यानी जब भी हम नया ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को, नया कुछ सिखा रहे हैं, तो वो प्रीवियस नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सिखा पाए, जो वो पहले से जानता है उसी में ऐड करें, ताकि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, प्रीवियस नॉलेज से अगर हम नई नॉलेज को, न्यू नॉलेज को कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। बात तो सही है ना। हम अगर कुछ नया भी पढ़ रहे होते हैं तो हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाए, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो वो, यानी कुछ भी नया सीखने के लिए प्रीवियस नॉलेज से कनेक्शन जरूरी होता है। तो ए ऑप्शन तो बात सही कह रहा है। फिर हम आगे आएंगे, देखते हैं। चलिए आ जाइए। ये अपने प्यार के जो दुखड़े रो रहे हैं कई लोग कमेंट्स में, वो संडे को रोने होते हैं, बीच में वर्किंग डेज में या वीक डेज में
हम किसी के भी प्यार का दर्द दुख दर्द नहीं सुनते, इंस्टाग्राम पे जाके रील देख लो, है ना। खैर आ जाओ इधर, है ना। देखो जो चला गया उसको चले जाने दो, सिंपल बात यही है। देखो एक बार, किसी के लिए पैदा नहीं हुए थे आप। असर्शन है द न्यू लर्निंग शुड बी बेस्ड अपॉन, ये बात सही है कि प्रोसीडिंग फैक्ट्स, जो पुराने तथ्य हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट करके नए ज्ञान को जोड़िए, यानी ये तो ट्रू है, ये तो सत्य है। रीजन क्या दिया है इसका, चिल्ड्रन लर्न इन अ स्पाइरल एंड नॉट इन अ लीनियर वे। लीनियर वे होता है स्ट्रेट लाइन, कि भाई 2+2+2 ऐसे ही लर्निंग होगी, जबकि लर्निंग कैसे होती है, आज आपने 2 सीखा, कल 2.5 सीखा, कल 5 सीखा, हो सकता है जो 5 सीखा वो कल 3 हो गया, मतलब आगे पीछे जाएगी, और फिर हो सकता है वो 30 हो गया। तो ए तो सही है और आर भी सही है, तो दोनों ही सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 73% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। मैं भी आदत से मजबूर हूं, कई लोग दुखी होते हैं तो मुझे जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है जी। कोई कह रहा है सख्त लौंडा बनो, यही बातें करना आप यहाँ आके, हैं ये लिख के आना पेपर में। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड डैश स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशंस एंड डैश एंड अदर डैश एक्टिविटीज। यानी टीचर्स को लर्निंग को फैसिलिटेट करना चाहिए बच्चों के बीच, तो क्या करें, वो एनकरेज करें बच्चों को ताकि वो पार्टिसिपेट करें क्लासरूम में। ये बात तो सही है, यानी टीचर्स को प्रोत्साहित करना है बच्चे को कि वो क्लासरूम में भागीदारी अपनी निभाए, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है बात। दूसरा क्या है, इन क्लासरूम डिस्कशंस, यानी एनकरेज करे, डिस्करेज तो हट जाएंगे दोनों ऑप्शन, एनकरेज करे, ठीक। इन क्लासरूम डिस्कशंस एंड अदर डैश एक्टिविटीज, कोलैबोरेटिव या मीनिंगलेस। मीनिंगलेस एक्टिविटीज में भाई कोई भी टीचर क्यों चाहेगा कि अर्थहीन एक्टिविटीज में बच्चा इन्वॉल्व हो, तो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज जहां पे बच्चे कोलैब करके एक साथ एक दूसरे के साथ समूह में सीख पाए, एक दूसरे की मदद करके सीख पाए, इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चा इन्वॉल्व हो, ठीक। तो हम कह सकते हैं, अगर हिंदी में इसका आंसर देखेंगे तो यही रहेगा कि सहयोगात्मक और प्रोत्साहन आपको दे रहा है। सी ऑप्शन, दोनों में ही सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डज अ चाइल्ड प्रीमैरली थिंक एंड लर्न। यानी कि बच्चे मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं या कैसे सोचते हैं, ठीक है, कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं। पैसिव होते हैं क्या बच्चे? पैसिव नहीं होते बच्चे, बच्चे बाय नेचर एक्टिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, है ना। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है, मैं नहीं, मैं भी कह रही हूं वैसे। थ्रू फियर ऑफ पनिशमेंट, डर से अगर आप सिखाएंगे तो वो सही तरीका नहीं है, वो मुख्य रूप से सीखने का तरीका नहीं है। थ्रू हर ओन एक्टिविटी इन दी वर्ल्ड इंक्लूडिंग सोशल इंटरेक्शंस, ये बात सही है कि बच्चा अपनी ही एक्टिविटी करके, अपनी ही क्रियाएं करके दुनिया में, संसार में, और सामाजिक अंतःक्रिया जो वो आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करता है, उससे वो सीखता है, उससे वो सोचता है, ठीक है। आज उसको ढूंढते ढूंढते कहीं कुछ मिला, उसने देखा, तोड़ के देखा, चला के देखा, मम्मी से पूछा, पापा से बात की, नॉलेज हो गई उसको, या उसने अपने ज्ञान का निर्माण किया, कंस्ट्रक्ट किया नॉलेज को। तो सी ऑप्शन सही है कि मुख्य रूप से वो अपनी एक्टिविटीज से सीखेगा, बाकी सब तो एक्स्ट्रा बातें हैं, अपने अनुभव से सीखेगा वो, अगर मैं इन शॉर्ट कहूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, आज के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हर एक सेशन में हम डिस्कस करते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस का मतलब है वैकल्पिक अवधारणाएं, यानी विकल्प के रूप में जो अवधारणाएं बच्चे ने बना ली हैं वो गलत हो सकती हैं। हो सकता है बच्चे ने मान लिया हो कोई गंदा पानी देख के या रंग भरा पानी देख के कि पानी का जो रंग है वो रेड होता है ना, और स्कूल में बताया जा रहा है कि पानी तो जो है वो रंगहीन है ना, कलरलेस है। बट बच्चे ने एक अवधारणा बना ली है कि पानी तो मैंने रेड देखा था तो रेड होता है, या ग्रीन देखा था तो ग्रीन होता है तालाब में। तो ये क्या हुआ? ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बन गया उसका, ठीक है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, इनके बारे में कौन सी बात गलत है? तो ये सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। हाँ, बच्चे ने जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसके आधार पे बना लिया उसने नाइव कॉन्सेप्ट्स। चिल्ड्रन आर बोर्न टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड दे ट्राई टू फॉर्मुलेट। ये बात सही है कि बच्चे जो भी अपने आसपास देखते हैं वो अपनी दुनिया की समझ बनाने की कोशिश करते हैं बाय नेचर। अब बात आती है, लाइक शेयर करना भूल जाते हो यार, लाइक शेयर कर दिया करो खुशी खुशी। सी ऑप्शन है, चिल्ड्रन आर इलॉजिकल। ये हम नहीं कह सकते बच्चों को कि बच्चे तो इलॉजिकल हैं, अनइंटेलिजेंट हैं, उनको तो कोई कैपेसिटी ही नहीं है मीनिंग मेकिंग की। हम बच्चे को बेवकूफ नहीं कह सकते, बच्चा समझदार है, वो अपनी दुनिया की समझ बना रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये जरूरी है कि हम बच्चे के कॉन्सेप्ट को समझें और उस पर बिल्ड ऑन करें। तो डी तो सही है, बट सी गलत है, और गलत है इसीलिए सही है क्योंकि नॉट पूछा है, मतलब पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, लास्ट 2-3 क्वेश्चन आपके रहते हैं। नॉलेज दैट इंडिविजुअल्स हैव अबाउट देयर ओन थिंकिंग एंड हाउ दे देमसेल्व्स लर्न इज
कॉल्ड, यानी वह ज्ञान जो व्यक्ति अपने ही बारे में जानता है, अपनी ही थिंकिंग के बारे में जो वो समझता है, जानता है, और कैसे वो सीखता है, कैसे वो नॉलेज ग्रहण करेगा, ये क्या कहलाएगा? यानी वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में और अपने खुद के सीखने के बारे में होगा, है ना, कि वो कैसे स्ट्रेटेजाइज करेगा अपनी लर्निंग को, कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे मैनेज करेगा, कैसे प्लान करेगा, कैसे रिव्यू करेगा, ये सब क्या है? मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान है, कि वो कैसे सीखेगा इसके बारे में विचार करना है, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, कॉग्निशन तो हो गया सिंपल सिंपल कि आपकी जो मेंटल स्किल्स हैं वो कॉग्निशन है, उसके भी बारे में विचार कर पाना, अपने ही चीजों को देख पाना, वो अभिसंज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू सेट डैश गोल्स एंड अडॉप्ट अ डैश व्यू ऑफ एबिलिटी, यानी किस तरह के गोल आपको क्या करने हैं? सेट करने हैं। ईगो इन्वॉल्व गोल्स? जी नहीं, ईगो वाले गोल्स से काम नहीं चलेगा, तो या तो आंसर ए में होगा या आंसर बी में होगा। कोशिश कीजिए जवाब देने का, इतने में मैंगो शेक निपटाती हूं। आपको चाहिए तो सॉरी, हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आप देखिए कैसे पीते हैं। देखिए एक बार, ए ऑप्शन कह रहे हैं 55% लोग, चलिए समझते हैं, गलत है आपका आंसर, ए नहीं होगा सही। कोई कह रहा है अकेला अकेले, हाँ देखिए, अगर हम बात करें तो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स बिल्कुल सही बात है, ऐसे गोल्स जिसमें महारत उन्मुख हो या पारंगतता हो कि आप मास्टर बन पाएं किसी एक चीज के, इस तरह के गोल्स होने चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस वाले कि फर्स्ट आ जाऊं। अगर आपको सब कुछ आता है, वो आपको सीखना है और कुछ, वो एक ठीक बात है। तो मास्टरी ओरिएंटेड यहां भी है, मास्टरी ओरिएंटेड यहां भी है। एंटिटी है स्थायी, जो परिवर्तन ना हो सके जिसमें, ये गड़बड़ है कि जो एबिलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये मानना सही नहीं है। एबिलिटी क्या है? इंक्रीमेंटल है। आप देखते होंगे आपसे 3 साल पहले जो आप नहीं कर सकते थे वो आज आप कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्षमता बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है? इंक्रीमेंटल है, सीख सीख के आपकी क्षमता बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, बेहतर होती है मतलब। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, कि बुद्धि क्या है, सॉरी एबिलिटी जो क्षमता है आपकी वो इंक्रीमेंटल है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप मास्टरी ओरिएंटेड गोल रख रहे हैं या सीख रहे हैं लगातार, तो आपकी क्षमता भी बेहतर होगी। तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आज के लिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल्स? बच्चों के फेल होने में कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, कि बच्चे जब विफल होते हैं तो किन फैक्टर्स की वजह से विफल होते हैं स्कूल के अंदर? बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइए। हम 4,500 लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ 2700 लोगों ने लाइक किया है। भूल जाते हो आप लोग, और मैं कहना भूल जाती हूँ, बट आज मुझे याद है, मैं 2 बार बोल चुकी हूँ। देखिएगा एक बार, फटाफट से आंसर कीजिएगा। कई लोग चाहते हैं यहाँ पे ना आकर के एक व्यक्ति रोबोट बन जाए, वो कोई एक्स्ट्रा बात ना करे, वो सिर्फ उत्तर दे और निकल ले, हैं? चलिए आइए एक बार, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल्स? फियर एंड एंग्जाइटी। भाई अगर बच्चे के अंदर भय और उत्कंठा होगी तो फेलियर होना निश्चित है। बच्चा ठीक से जितना वो परफॉर्म कर सकता था उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बोर्डम एंड कंफ्यूजन, यानी अगर वो ऊब रहा है, बोर हो रहा है, कंफ्यूज्ड है, तो भी फेलियर का कारण ये बन सकता है। इररेलेवेंट करिकुलम, यानी करिकुलम ही रेलिवेंट नहीं है, उसके अनुभव से नहीं जोड़ पा रहा, उसके काम का नहीं है। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागॉजी, यानी कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में ही नहीं कुछ सिखाया जा रहा, कहीं की बात कहीं से हो रही है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, बच्चा रहता है भारत के एक गांव में, उसको अमेरिका की हाईटेक सिटी के बारे में एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। तो चारों ही चीजें क्या हैं, फेलियर का कारण बन सकती हैं यदि इनको रिजॉल्व नहीं किया गया, यानी डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, बहुत ही मजा आया था, आया होगा। आम की महक आ रही है यहाँ तक, हाँ किल्लू होता है ऐसा, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं एक अच्छी विविड इमेजिनेशन। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा सही। आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ PDF एक साथ 3 4 5 जितने भी प्रीवियस रह गए हैं वो